हेलो एवरीवन, आप सभी का यूजीसी हिस्ट्री में स्वागत है। हमने पिछली क्लासेस में निगोशिएटिंग द सोर्सेज के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की। इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यानी जो पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं उनका काल निर्धारण कैसे किया जाए। काल निर्धारण का तात्पर्य यह है कि जो पुरातात्विक स्थल हैं या वहां से प्राप्त वस्तुएं हैं वो कब की थी, कितनी प्राचीन है, किस कालखंड में वो सभ्यता या सिविलाइजेशन उपस्थित थी। ये एक बड़ा ही चैलेंज है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में नया नया जानकारी हुई तो किसी ने अनुमान लगा दिया 1000 साल पुरानी है, किसी ने कहा सिकंदर के समकालीन है। ठीक है, ये सब सारी चीजें जो हैं एक प्रकार से किसी सभ्यता के अस्तित्व को निर्धारित करने में बड़ा महत्व रखती हैं। तो उस दृष्टि से कुछ हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण या टूल्स हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तो काल निर्धारण में 4 पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। पहली पद्धति इसमें जो है वो है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, डेटिंग का तात्पर्य है काल निर्धारण। तो कार्बन विधि से काल निर्धारण। दूसरी है यूरेनियम लेड डेटिंग, ये यूरेनियम लेड टेक्निक कहलाती है। और तीसरी है ल्यूमिनेसेंस डेटिंग, ये प्रकाशीयता पर आधारित एक तकनीकी है। और चौथा है रिंग मेथड या वलय प्रणाली है। इन 4 विधियों को आइए संक्षेप में हम लोग देखते हैं कि इनके तकनीकी आधार क्या हैं और इनमें इनकी सकारात्मकता के पक्ष कौन से हैं और कहां इनमें समस्याएं हैं। तो पहला हम लोग इसमें लेते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसी काल गणना की प्रणाली है जो रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांतों पर आधारित है। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिवता कुछ पदार्थों का वह गुण है जिसमें कि वो पदार्थ अल्फा, गामा और बीटा की किरणों का रेडिएशन करते हैं, यानी नेचुरली उनसे लगातार कुछ रेडिएशंस निकलते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनके द्रव्यमान में क्षति होती जाती है, यानी उनका मास क्या करता है, डिके करता है। मास के डिके का एक प्रोसेस जो होता है उसमें एक समय ऐसा आता है जब उनका मास डिके करके आधा रह जाता है, जिसे हाफ लाइफ कहते हैं। और इसी टेक्निक पर ये बेस है। तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन जो है वो जो रेगुलर कार्बन है, नॉर्मल कार्बन है, उसे C12 कहते हैं और इसमें रेडियो एक्टिविटी का कोई गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन दूसरा इसी कार्बन का आइसोटोप है जिसको कार्बन 14 कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, कार्बन 14। और ये कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। ये कैसा है, यानी ये C12 नॉन रेडियो एक्टिव और C14 रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होने का मतलब ये हुआ ये अनस्टेबल है, इसका डिके होगा। अल्फा और बीटा रेज इससे निकलती रहती हैं और फाइनली ये डिके के बाद में ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखें कि इसके सिद्धांत किस तरीके से काम करते हैं। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक चीज ध्यान रखना है, इसमें कार्बन होना जरूरी है जिनका उन्हीं का हम काल निर्धारण कर सकते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे फ्लोरा फौना हो, हम लोग हो, कोई और पशु पक्षी हो, वे सभी अपने जो लाइफ स्पान होता है, अपने जीवन काल में 2 प्रकार के कार्बन लेते हैं और इनका अनुपात जो है वो निश्चित होता है नेचर में। जब तक वो जिंदा रहे, जब तक वो लिविंग रहे, तब तक वो ये दोनों कंटेंट लेते रहे, दोनों पदार्थ लेते रहे, यानी C12 और C14 एक निश्चित अनुपात। लेकिन जिस दिन डेथ हो गई तो उस समय के बाद C12 तो स्टेबल चीज है, स्टेबल रहेगा, लेकिन C14 डिके कर रहा है और डिके करते समय ये डिके करते हुए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन 14। अब अगर देखें तो इसमें जो डिके के प्रोसेस हैं उसमें कार्बन का जो हाफ लाइफ है वो 5730 वर्ष है, 5730 के आसपास है इसका। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ इसका कितना है, हाफ लाइफ ये है 5730 वर्ष। इतने में ये क्या करता है, डिके होकर के आधा हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका हमें 100 ग्राम का कंटेंट या फॉसिल मिलता है। ठीक है, चाहे प्लांट हो या एनिमल का हो, 100 ग्राम का। अब इसमें हम समझने के लिए बात करते हैं, इस 100 ग्राम में मानते हैं कि 80% रेशियो किसका था, C12 का, और 20% रेशियो किसका रहा, C14 का। यानी हम इसको ग्राम में लें तो 80 ग्राम और 20 ग्राम। हाफ लाइफ है उसका 5730 साल, यानी
5730 साल बीतेगा तो ये C14 अपने इस अनुपात का आधा रह जाएगा, यानी जो उसका मास था 20 ग्राम वो डिक्रीज होकर के कितने ग्राम बचेगा, 10 ग्राम। बाकी 10 ग्राम किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, ये N14 में, नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो आप अब देखेंगे कि जिसमें 80 ग्राम कार्बन 12 था जब तक वो जिंदा था, और क्या था मृत्यु के समय तक, उसमें 20 ग्राम क्या था, C14 था। अब 5730 वर्ष बीतने के बाद उसका आधा मटेरियल या आधा मास, हाफ मास डिके कर गया, और अब वो कितना बचा, C14 10 ग्राम बचा है, और 10 ग्राम क्या हो, किसमें कन्वर्ट हो चुका है, नाइट्रोजन 14 में। क्योंकि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि C14 किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता है। अब अगर कोई पदार्थ या कोई कहीं से अवशिष्ट मिलता है, फॉसिल मिलता है, और उसमें अगर ये अनुपात पाया जाए, 80 ग्राम उसके इंटैक्ट बचे हुए हैं कार्बन 12, इसमें 10 ग्राम क्या बचा हुआ है, C14, और 10 ग्राम बचा हुआ है नाइट्रोजन, यानी उसमें आ गया नाइट्रोजन 14, तो वो पदार्थ कितना पुराना हुआ, वो फॉसिल कितना पुराना हुआ, 5730 वर्ष। ये इसका सिद्धांत है, ये इसका आधार है। अब इसी कैलकुलेशन के आधार पर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, और हम सभी जानते हैं चाहे जीव हो चाहे वनस्पतियां हो, घरों में इस्तेमाल लकड़ियों के तमाम सामान हो, या और भी कोई अनाज कहीं मिला पुराना, वो भी कार्बनिक मटेरियल है, ठीक है। कहीं से कपास के रेशे मिल गए, भले फॉसिलाइजेशन वाले स्टेज में पहुंच चुके हैं, तो वो उन सब में कार्बन क्या होने के नाते, C14 उपस्थित होने के नाते हम उनके उम्र का अनुमान लगा सकते हैं, काल की गणना कर सकते हैं, और इसी विधि को नाम दिया जाता है C14 डेटिंग मेथड कहते हैं, या कार्बन डेटिंग का मेथड कहते हैं। इस समय किसी वस्तु का कितने लंबे समय तक का आकलन किया जा सकता है, कितनी पुरानी वस्तु का आकलन किया जा सकता है, तो लगभग ये 60,000 साल पुराने जो वस्तुएं हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, उनका डेटिंग किया जा सकता है। इससे पुराना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखें हाफ लाइफ से संबंध जुड़ा हुआ है। तो इसका जो है 60,000 साल से पुरानी वस्तुओं पर ये चीज लागू नहीं होती है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये टेक्नोलॉजी। और इसका जो इन्वेंशन किया था, इस तरीके का जो विकास किया था, वो वैज्ञानिक थे विलार्ड लिब्बी, नाम था इनका विलार्ड लिब्बी। इन्होंने ये प्रणाली विकसित किया था 1946 में। अब आप देखेंगे तमाम स्थलों का काल गणना इस आधार पर किया गया, कार्बन डेटिंग के आधार पर। जैसे हड़प्पा, पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, कार्बन डेटिंग के आधार पर कितनी पुरानी है, तो कार्बन जो ये कार्बन डेटिंग के आधार पर जो गणना हुई है, वो कहते हैं 2500 से लेकर 1750 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इस बीच में ये सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, अपने अस्तित्व में रही। जबकि हम लोग देख रहे हैं इसके पीछे मार्टिमर व्हीलर जैसे लोगों ने कहा था 1000 साल पुरानी है। औपनिवेशिक जो राइटर थे उनको यही लगता था कि भारत को सभ्यताओं को, इतनी एडवांस सभ्यता को हमें बहुत पुराना नहीं बताना है, ठीक है। तो यहाँ जो साइंस है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी त्रुटि की भी संभावना है, और वो त्रुटि जो है वो लगभग 254 वर्षों की है। कितने वर्षों की, यानी जो गणना, काल गणना ये हुई है, ये 2500 से 1750, इसमें कार्बन करेक्शन कहते हैं, या कार्बन करेक्शन का मतलब ये हुआ कितने की इसमें त्रुटि हो सकती है। तो त्रुटि की संभावना है, त्रुटि की संभावना ये है 254 ईयर्स की। जब हम त्रुटि की बात करते हैं तब हम इसके काल निर्धारण में जहां भी आप देखेंगे कार्बन डेटिंग से डेट निकाला जाएगा, तो इसमें हम प्लस माइनस लिखते हैं। मतलब ये 2500 जो दिखाई दे रहा है उससे 250, 254 साल पुरानी हो सकती है, या इससे माइनस जब लगाएंगे तो इससे इतनी पीछे की हो सकती है, 250 साल की। तो 250 साल सभ्यताओं के इतिहास में महत्व रखता है, क्योंकि अभी से अगर हम 250 साल पीछे चले जाएं तो इसका मतलब क्या दिखाई देगा, 250 साल पहले चले जाएंगे तो अभी हम लोग लगभग 1750 मान लें, 1775 मान लें, इस समय के आसपास पहुंच जाएंगे, और अभी अंग्रेजी राज नहीं चल रहा, अभी मुगलों का शासन चल रहा है बड़े हिस्से में देश के। तो कहने का मतलब यह है कि 250 साल का जो ये करेक्शन है, इसमें ये थोड़ा सा इसकी सीमा को बताता है। फिर भी ये मेथड जो है अपेक्षाकृत जो परंपरागत तरीके अपनाए जा रहे थे उससे बेहतर है। नेक्स्ट आते हैं, तो वैज्ञानिक लगातार प्रयास में रहे कि कैसे गणना किया जाए जो ज्यादा एक्यूरेसी वाला हो। दूसरी बात, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ना हो तो कैसे गणना किया जाए, तो दूसरी प्रविधि निकली। हालांकि इससे पुरानी है, ये 1907 में ही आ गई थी, और ये प्रणाली है, दूसरी प्रणाली जो है यूरेनियम लेड
डेटिंग, यूरेनियम लेड डेटिंग। इस प्रणाली में अगर आप देखें, यहां भी रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, यानी यहां भी यूरेनियम के हाफ लाइफ की गणना की जाती है। और यूरेनियम के दो यहां रेडियो एक्टिव हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ये दोनों कन्वर्ट होकर के लेड 206 में बदल जाते हैं। अब यहां देखें, कुछ प्लस पॉइंट है इसके, इस नाते कार्बन डेटिंग से ये बेहतर है कई मामले में, लेकिन कितनी सीमाएं भी हैं। ये नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल, हालांकि बोन्स वगैरह में कुछ ऐसी कैल्साइट और टाइप की चीजें पाई जाती हैं कि जिसमें कुछ इसका अंश पाया जाता है, ठीक है, बहुत पुराना फॉसिलाइज हो चुका हो या बहुत ओल्ड बोन हो, तो उसमें भी काल के निर्धारण इस विधि से हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है किसके लिए? ये ज्यादा इफेक्टिव है जो चट्टानी पदार्थ, जैसे पृथ्वी की आयु की गणना करनी हो तो किससे हम करेंगे? यूरेनियम मेथड से करेंगे। कोई भवन है तो भवन में अगर पाषाणों की प्रयोग किया गया है तो उनसे जो गणना, उसमें पाषाण कौन किस कालखंड के हैं, कोई पहाड़ी, जैसे अलग अलग पहाड़ देखते हैं, जैसे हम आप अपने यहाँ देखें तो अरावली की पहाड़ियां सबसे प्राचीन हैं, तो इन तमाम चीजों की गणना जो होती है वो यूरेनियम लेड मेथड से होती है। और इसमें अगर आप देखें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसमें लिए जाते हैं जिसमें कि यूरेनियम कंटेंट पाया जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक के लिए है, बेसिकली किसके लिए है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो भी मिलते हैं। और इसी नाते भवनों के, चट्टानों के और जहां कुछ पाषाणों का उपयोग हुआ है, उन सब चीजों की काल गणना में यूरेनियम लेड तकनीकी अपनाई जाती है। बड़ी महत्वपूर्ण तकनीकी है ये, और इसका विकास, जो इसमें जो त्रुटि की संभावना है वो बहुत ही कम है। ये 10 लाख से लेकर के 4.5 बिलियन या उससे भी अधिक, यानी 10 लाख वर्ष से लेकर के कितने तक? 4.5 बिलियन यानी अरब, यहां तक की ये काल गणना कर सकती है। तो ये प्रणाली जो बहुत पुराने चीजें हैं उनकी काल गणना में प्रयोग में लाई जाती है। जो क्रिस्टलाइज सब्सटेंस है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो विधि है उसका है प्रयोग जो किया सबसे पहले वो थे बर्ट्राम बोल्टवुड। इन्होंने 1907 में इसका प्रयोग सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया था। इस विधि में एक और जो सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें जो इनकरेक्शन या एरर के चांसेस बहुत कम है, 0.1 से लेकर के केवल 1% तक इसमें इनकरेक्शन या त्रुटि की संभावना होती है। ठीक है, तो ये इस नाते बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन यही ध्यान रखना है इसमें कि इसमें मेनली इनऑर्गेनिक पदार्थों के काल गणना इसमें किए जाते हैं। इसमें देखेंगे जैसे अवसाद वगैरह कहीं जमा होते हैं, गाद जमा होता है, पुराना गाद, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, तो वो स्ट्रेटा कितना पुराना है ये जांच करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके अलावा एक नई विधि और विकसित हुई, तीसरी प्रविधि है ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। ये प्रणाली जो है वो प्रकाशकीयता या ल्यूमिनेसेंस के सिद्धांत पर आधारित है। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जैसे क्वार्ट्ज और फेल्सपार। ये पदार्थ ऐसे हैं, क्वार्ट्ज और फेल्सपार, ये क्रिस्टलाइज पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं अपने में। प्रकाश को सोखने का काम क्या करता है? क्वार्ट्ज करता है। ठीक है, और दूसरा कौन करता है? फेल्सपार करता है। तो जब तक ये प्रकाश के सामने है तब तक ये प्रकाश सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं। इसका एक रेट होता है, किस रेट से ये एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर लाइट पड़ना बंद हो जाए बाद में तो धीरे धीरे जो डिके की प्रक्रिया होती है वो भी इसका रेट, मतलब उस लाइट के जाने की प्रक्रिया भी आकलित की जा सकती है। तो क्या किया गया, इस विधि में इसी तकनीकी का प्रयोग किया गया। अब मान लीजिए कि कोई सभ्यता या सिविलाइजेशन है जो बहुत पुरानी है, उसके उत्खनन में क्वार्ट्ज और फेल्सपार पदार्थ मिलते हैं नीचे से, तो वैज्ञानिक इस चीज का आकलन करते हैं कि अंतिम बार प्रकाश कब पड़ा था, कितने साल पहले। जैसे मान लीजिए भूकंप से एक बिल्डिंग ढह गई, उसके तमाम हिस्से नीचे चले गए, तो परिणाम क्या हुआ? उसमें रखी हुई चीजों पर अब प्रकाश नहीं पड़ रहा, नेचुरल लाइट नहीं आ रही, वो दब गया। तो वो कब दबा था
इस चीज की गणना इस प्रविधि में की जाती है। यानी लास्ट टाइम उस पर लाइट कब पड़ा था, इसका आकलन कर लिया जाता है, इसके चार्जिंग रेट का आकलन करके। और इस हिसाब से क्वार्ट्ज और फेल्सपार का जो अध्ययन किया गया, उससे पता चल जाता है कि ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी। यानी लास्ट में ये सिविलाइजेशन कब जाकर के क्या हुई, क्षरित हुई या डिके हुई या उसका अंत हुआ। तो आप देखेंगे इस प्रविधि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का भी हम लोग कार्बन डेटिंग की बात कर रहे थे कि 2500 से 1750 की बात करते हैं वो, उसमें भी इंडकरेक्शन है 254 वर्षों का। लेकिन इस टेक्निक से कई जगहों की डेटिंग हुई है। एक डेटिंग हुई है, नेचर मैगजीन है, उसमें आया था, इस पर एक आर्टिकल आया था। तो नेचर मैगजीन ने, जो वर्ल्ड की एक बहुत ही स्टेब्लिश मैगजीन साइंस की मानी जाती है, बहुत प्रतिष्ठित है ये, इसमें बताया गया था, 2017 के अंक में प्रकाशित हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हम सरस्वती नदी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता विभिन्न नामों से जानते हैं, इसके बारे में एक अध्ययन हुआ भारत के IIT और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता और अमेरिका के किसी एक यूनिवर्सिटी ने मिलकर के अध्ययन किया था। और ये रिपोर्ट इसमें छपी थी 2017 में, जिसमें ये बताया गया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका जो एज है वो 8000 BP है। BP मतलब अभी से पुराना, बिफोर प्रेजेंट। हम लोग देखें यहाँ पर कि किस तरीके से ये सिविलाइजेशन कहाँ पीछे पहुंच जाती है। हम लोग देख रहे थे कार्बन डेटिंग में इसको बताया गया 2500 से लेकर 1750 BC। हालांकि हमारे टेक्स्ट बुक में अभी से शामिल नहीं किया गया है। हम लोग बड़ा संकोच करते हैं अपनी चीज की महत्ता को स्थापित करने में। हमारे पाठ्यक्रमों में आप जानते हैं बहुत देर में परिवर्तन होते हैं। दूसरी बात, हमारी मीडिया और हमारे उसमें आप पता नहीं कौन सा संकोच होता है लोगों को, अपने चीज की जो अच्छाइयां हैं जिससे हम गर्व कर सकते हैं उससे बचना चाहते हैं। पता नहीं अजीब सी एक फीलिंग देखने को मिलती है इस देश में। तो अभी आप चीन का इतिहास बताते हैं, 22,000 साल पुराना हमारा इतिहास। ये सब बातें ये दिखाती हैं, जब हम दुनिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में हैं तो हम लोग इसी पर संतुष्ट हो लिए, खुश हो लिए। आगे की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अनुसंधान के तौर तरीके हैं, उसमें क्यों ना आगे बढ़ करके अपने हम वास्तविक जो हमारा कब से हम हैं, कितने पुराने हम हैं, अगर हम उस चीज को स्थापित कर पाते हैं तो शायद ये हमारे सांस्कृतिक उन्नयन के लिए भी और जो एक देश का राष्ट्रीय स्वाभिमान उठता है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये न्यू मेथड है, ल्यूमिनेसेंस डेटिंग का मेथड है, इससे ये पाया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कब प्रेजेंट थी, 8000 BP, यानी लगभग हम कह सकते हैं 6000 BC में कब प्रेजेंट थी। अब आप यही देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। और ये मोस्ट साइंटिफिक है। इन जितनी टेक्निक की हम बात कर रहे थे उसमें एक बेस्ट सिस्टम ये है जिसमें हम ल्यूमिनेसेंस डेटिंग का जो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये विधि बहुत बढ़िया है और इस हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक पहुंच चुकी है, 8000 BP तक पहुंच चुकी है। अभी हाल में ही हमने पिछली क्लास में चर्चा भी की थी, सिनोली का भी डेटिंग किया गया है इसी आधार पर। इंडिया के यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और साउथ कोरिया के जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने मिल करके, और जो सिनोली में रथ और कई सारी चीजें मिली हैं वहां से, हम सभी जानते हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण साइट के रूप में सिनोली स्थापित हो चुका है। वहां और राखीगढ़ी में आप देखेंगे दोनों जगहों पर इनका इस अध्ययन तरीके का प्रयोग किया गया और एकदम साइंटिफिकली एक्यूरेसी के साथ में डेटिंग किया जा चुका है उनका। अब एक और टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम बात करते हैं डेटिंग की। अगली टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं, अगली है रिंग मेथड, चौथी है रिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं वलय गणना प्रविधि। वलय गणना प्रविधि, वलय गणना क्या होती है? अगर हमने एक पेड़ के तने को क्रॉस सेक्शन अगर इसका देखा हो तो आप देखेंगे उसमें कुछ वलय बने होते हैं, रिंग टाइप की चीजें आपको दिखाई देंगी। एकदम स्मूथ राउंड नहीं होता है, ऐसे थोड़ा टेढ़े मेढ़े टाइप के बनती है संरचनाएं। नवीनतम है वो केंद्र में बनना शुरू होगी, छल्ले बनते हैं, रिंग बनते हैं, एनुअल रिंग बनते हैं, हर साल में एक छल्ला बनता है। तो हम काष्ठ की आयु की या वृक्ष की आयु की गणना इस तरीके से कर सकते हैं। इसका भी एस्टीमेट तमाम जगहों पर इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या होता है, एक साल में एक वलय बनते हैं। अब इस काष्ठ, इस वृक्ष की आयु कितनी रही होगी, इन वलयों की गणना करके किया जाता है और इसको एक टर्म में कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये प्रविधि कहलाती है, इसमें वही वलय गणना प्रविधि, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब आप देखें, अब भी इसमें जो देखा जाए
तो इससे कुछ और भी निष्कर्ष निकल सकते हैं। हर साल एक वलय बना, लेकिन अगर इस वृक्ष के विकास के दौरान यानी इसके लाइफ स्पान में हर साल एक वलय बनते हैं तो उससे इसकी टोटल आयु पता चल पाएगी। दूसरा ये होता है कि जो वलय बन रहे हैं अगर उसमें शुष्कता का काल आ गया कभी तो वलय बहुत पतले रह जाते हैं, बहुत थिन बन पाती है री। जैसे मान लीजिए ये जब इसके बाद का जो पीरियड था इस वलय के बनने बाद का, अगर वहां पर ये हम अगर डॉटेड लाइन में देखें, एक बहुत पतला वलय बना है, बहुत पतला वलय बना, डॉटेड से दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए हमने बनाया है। बहुत थिन लाइन भी होगी, उसकी चौड़ाई या विड्थ भी बहुत कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ साइंटिस्टों ने ये पाया कि ये तब ये घटना घटित होती है जबकि उस साल बारिश की मात्रा बहुत कम हो, तो वृक्ष का विकास समुचित नहीं हो पाता है, तो वलय क्या बनती है? पतली बन करके रह जाती है। तो इस तरह से न केवल हम एज निकाल सकते हैं बल्कि बीच बीच में अगर कुछ ऐसे जलवायु परिघटनाएं घटित हुई तो उसका भी हम वो प्रमाणन कहां से कर सकते हैं? इनके वलयों के बीच में जो ये परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि इतिहास में काल निर्धारण या काल गणना बहुत ही महत्व रखती है, तो इससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। दूसरी चीज ये देखा जाए, इतिहास निर्माण में कई बार द्वंद्वात्मक स्थितियां देखने को मिलती हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के, और जब हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो अगर तार्किक ढंग से अगर हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि पूरी सनातन भूमि है। तर्क के आधार पर हम अगर बात करें तो हमें साफ दिखाई देता है कि वैदिक सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन से पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि वेदों के बारे में जब हम बात करते हैं, पौराणिक चीजों की हम चर्चा करते हैं तो लगता है वेद ही क्या है? हमारी सभ्यता के आधार है। वेद कालंजयी कहलाते हैं, ये शाश्वत है, हमेशा हर युग में रहे, हमेशा से रहते, प्रलय से पहले भी थे, प्रलय के बाद भी रहे, और ये केवल मिथ बनाकर हिस्टोरियन परोसने का काम करते हैं, जिसमें अगर हम लोग तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करें, थोड़ा सा अभी कुछ जो हड़प्पा सभ्यता के लिपियों के पढ़ने की प्रक्रिया कोशिश चल रही है, उसमें निकट भविष्य में संभावनाएं भी काफी व्यापक दिख रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम समझ पाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन से प्राचीन मानते हैं और औपनिवेशिक विचारधारा रही, उसमें हमें सनातन के कालखंडों को इस तरीके से अलग करने की कोशिश की गई और ये भी बताया गया वो लोग तो अलग थे जो इतनी महान सभ्यता बनाए, तुम लोग अलग हो जो हमारे गुलाम हो। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इतिहास लेखन में कई बार बड़ा द्वंद्व पैदा करती हैं और इस नाते इन तकनीकों की महत्ता बहुत ज्यादा हो जाती है। एक तकनीकी अपने आप में पूर्ण नहीं है, हमने बताया कि इनके साथ ये क्या करती है, एक मेथड है, एक तरीका है, एक विकल्प है, आपको देती है। जितने ज्यादा हम तमाम विकल्पों का प्रयोग कर पाएंगे उतना ही ज्यादा हम निकट पहुंच पाएंगे, किसके? सत्य के करीब पहुंच पाएंगे, और साथ ही साथ हम काल गणना को बहुत व्यवस्थित ढंग से कर पाएंगे। और उसके बिना इतिहास तो झूठा हो गया। जैसे कहा गया हड़प्पा सभ्यता 1000 साल पुरानी है, कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि मेसोपोटामिया वाले आकर के बसा दिए थे, इनकी कहाँ औकात थी। लेकिन आप देखें कहाँ पहुंचे, और हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 2500 बीसी से लेकर के तकनीकी सिद्ध कर चुकी हम 8000 बीपी तक, यानी 6000 बीसी तक हम पहुंच चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना है, कितना नया करके दिखाया गया, और उस पर हम बड़े संकुचित भाव से, संकोच तो नहीं कहूंगा, संकुचित ही कहूंगा इसको, हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, ओढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम सत्य इतिहास देखने की तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसकी विशेष महत्ता है, आप देखें इसमें तकनीकी चीजें हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो अभी यहाँ यहीं तक आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को यूजीसी हिस्ट्री हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने मित्रों दोस्तों में इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।